हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं आप सभी लोगों को लूसेंट जीके का इतिहास सब्जेक्ट जो है इसको पढ़ाऊंगा। पर उसको पढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोग कुछ बताना चाहता हूं कि यह मेरे यूट्यूब चैनल का फर्स्ट वीडियो है, तो आप सभी लोग कुछ डाउट्स होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोग डाउट ये होगा कि इस बुक की PDF कहाँ मिलेगी। दोस्तों, ये मैं आप सभी लोगों को बता दूँ, ये मैं 18वां संस्करण जो कि लेटेस्ट संस्करण है, ये लिखा हुआ है 18वां संस्करण। ये लूसेंट का सबसे लेटेस्ट एडिशन है। ये आप सभी लोगों को इसी बुक की PDF मिलेगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और कहाँ पे मिलेगी वो मैं बताता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप सभी लोगों को जाना है, वहाँ पर मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस पर क्लिक करना है। आप सभी लोग डायरेक्ट मेरे चैनल पे जाओगे, वहाँ पर आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप सभी लोगों को मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। सेकंड डाउट आप सभी लोगों का ये होगा कि इस क्लास की टाइमिंग क्या होगी। तो अभी मैं हिस्ट्री की वीडियो शूट कर रहा हूँ सबसे पहले, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूँ इस क्लास की टाइमिंग रहेगी सुबह के 8 बजे। दोस्तों, तीसरा डाउट ये रहेगा आप सभी लोगों का कि पढ़ाऊँगा कैसे। तो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा कैजुअल है। तो मैं पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ूँगा, फिर पढ़ाने के बाद उसमें जो समझाने लायक होगा उसे मैं समझा दूँगा। पर जहाँ जो कुछ रटने वाली चीज़ें होंगी उनको मैं बिल्कुल नहीं समझाऊँगा, उनको आप सभी लोग रट लेना है, ठीक है। नंबर 4, आप सभी लोगों का डाउट ये होगा कि ये सिलेबस कब तक ख़त्म होगा। तो मैंने आप सभी लोगों को सिलेबस सिंपल बता भी रखा है, थंबनेल में भी डाल रखा है, फिर भी बता देता हूँ एक बार। 1 अगस्त से 1 सितंबर तक आप सभी लोगों का संपूर्ण सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। पांचवा डाउट आप सभी लोगों का ये होगा कि नोट्स बनाने हैं या नहीं। तो नोट्स 100% बनाने हैं। नोट्स बिना भाई कैसे पढ़ोगे आप सभी लोग, कब तक बुक की PDF खोलोगे, चश्मा लग जाएगा आंखों पे, जैसे मेरे लगा हुआ है। ये मेरे पढ़ाई की वजह से नहीं लगा हुआ है, लेकिन हाँ चश्मा लग सकता है क्योंकि फ़ोन ज़्यादा चलाने से लगता है, ठीक है। तो आप सभी लोग को शॉर्ट नोट्स या फिर कुछ भी नोट्स में बना लेने हैं, ताकि आप सभी लोग कॉपी से रिवीजन कर सको। एग्ज़ाम कौन कौन से कवर होंगे। तो एग्ज़ाम में दोस्तों आप सभी लोग रेलवे हो गया, SSC हो गया, स्टेट एग्ज़ाम, बहुत से एग्ज़ाम जैसे UPSC का प्री भी इससे क्लियर हो सकता है। जो जहाँ जहाँ ये पॉलिटी, हिस्ट्री और जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स कवर होंगे। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखना है और चुपचाप इसको पढ़ाई करना है। तो इन डाउट्स के अलावा भी अगर आप सभी लोग कोई डाउट हो तो उनको आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में भेज देना, मैं उनको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और पढ़ाई की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम इतिहास सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। इतिहास सब्जेक्ट में आप सभी लोग भारत का इतिहास सबसे पहले शुरू करते हैं, जो कि यहाँ से यहाँ तक है। फिर आप सभी लोगों को आगे का भी इतिहास पता चलता रहेगा धीरे। लोधी वंश, ये बहलोल लोधी, चाणक्य के बारे में सब कुछ पता चलेगा। पर पहले हम भारत का इतिहास स्टार्ट कैसे हुआ वो पढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का इतिहास में आप से लोग चलिए शुरू करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। तो दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं ऊपर की ओर हिमालय है और नीचे की ओर समुद्र, बीच में ये अपना प्यारा भारत देश है, ठीक है। इसी उपमहाद्वीप को भारत कहा गया है, भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। और महाकाव्य तथा पुराणों में इसी को भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश भी कहा गया है। भरतों का देश के जहाँ जो भरतों का देश है वहाँ के जो लोग हैं उनको भारतीय कहा गया है, ये लिखा हुआ है। अर्थात भरत की संतान, भारती का मतलब है भरत की संतान। भरत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। जो ये भरत है, इसका ये एक प्रकार का कबीला है जो उत्तर पश्चिम में रहता था, और इसका उल्लेख आप सभी लोगों को ऋग्वेद, जो 4 वेद हैं उनमें से एक ऋग्वेद है, उसमें आप सभी लोगों को मिलेगा। और इसका प्रयोग देश के लिए भी बाद में होने लगा, जो ये भरत था, ठीक है। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्मू द्वीप अर्थात जम्मू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। जो पहले के लोग थे उसे इसे भारत को जम्मू द्वीप अर्थात जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। जो पुराने भारतीय, प्राचीन भारतीय थे। प्राचीन ईरानी से सिंधु कहते थे, सिंधु के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। ये जो प्राचीन ईरानी थे इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ देते थे और इसे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इस एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। पश्चिम में ये फैला हुआ है और इसी को देश के नाम से एक नदी के नाम से जाना
जाना जाने लगा। यूनानी इसे हिंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनानी से हिंदे, अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना हुआ है। यूनानी भाषा के हिंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर इंदे कौन कहता था? यूनानी लोग कहते थे, ये यहाँ पर लिखा है। अरब इसे क्या कहते थे? हिंद कहते थे। और अंग्रेज जो है इंदे के नाम से इंडिया कहने लगे। अब आगे चलते हैं। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। आप सब लोग जानते होंगे जो भारत देश है, ठीक है, यहाँ पर बीच में विंध्य हिमाचल पर्वत है, जो कि एक उत्तर साइड में और दक्षिण साइड में बांटती है। ये जो विंध्य पर्वत है, ठीक है, उसी के बारे में लिखा हुआ है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। जो ऊपर थे वो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलते थे और जो नीचे दक्षिण में थे वो द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलते थे। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, उत्तर में आपसे लोग पता है हिमालय है और नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से लेकर पश्चिम में सिंध पार तक अपना राज्य फैलाने वाले राजे चक्रवर्ती कहलाते थे। ये देखिए, ये जो भारत देश है इसमें ऊपर की ओर उत्तर की ओर हिमालय है, नीचे की ओर कन्याकुमारी है और ये पूरब की ओर आपसे लोग मालूम है ब्रह्मपुत्र की घाटी है और सिंधु जो ये पाकिस्तान ये बगल में आता है अपने लोगों के, इधर सिंधु नदी ये पश्चिम में आती है, ठीक है। इस प्रकार की राजनीतिक एकता कम से कम 2 बार प्राप्त हुई थी। ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व के बारे में अभी आपसे लोगों को आगे बताऊंगा। 3री सदी में अशोक ने अपना साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़कर सारे देश में फैलाया। जो अशोक थे उन्होंने साम्राज्य सुदूर दक्षिणांचल को छोड़ा और पूरे ही देश में फैला लिया। फिर ईसा की 4वीं सदी में समुद्रगुप्त की विजय पताका गंगा की घाटी से तमिल देश के छोर तक पहुंची। 4वीं सदी में समुद्रगुप्त दोस्तों फैला रहे हैं अपना राज्य और 3री सदी में अशोक। अब ये देखिए, नोट में ये जो लिखा हुआ है आपको ये नहीं करना है कि सिर्फ नोट वाला पढ़ना है, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो ऊपर मैंने पढ़ा है ये इम्पोर्टेंट है। ये तो इन्होंने अलग से लिख दिया क्योंकि इसमें बन नहीं रहा था इनको लिखते हुए, इसीलिए इन्होंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो ये मत समझना कि ये नोट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को पढ़ लें, इसी से पेपर में सब आ जाएगा। बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, इससे बिल्कुल भी पेपर में नहीं बनेगा। पेपर में बनेगा इससे, ठीक है, तो इसको ज़रूर पढ़ना है। अब ये भी नहीं, मैं बोलना चाहता था लेकिन गलती से निकल गया। बन सकता है इससे क्वेश्चन, पर हाँ ये ज़्यादा ज़रूरी है इसके मुकाबले में। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों से मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसायड, निग्रोयड और मंगोलायड। ये जो 4-5 थे, इनकी वजह से ये जनसंख्या निर्माण प्रमुख नस्ल, इन्हीं की वजह से भारत की जनसंख्या के बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। भारतीय इतिहास का अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, ठीक है। इसको मतलब थोड़ा हम सब लोग समझ सकें कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं। अब जैसे लोधी वंश का पढ़ा दिया हम लोगों ने पहले और फिर बाद में पढ़ा रहे डायनासोर अब आए, तो भाई सब घुच हो जाएगा, ठीक है। इसी के लिए इन्होंने 3 तरीके से बांट दिया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, घुच ना हो इसीलिए, ठीक है। अब नोट में ये देखिए, इसको भी अलग से डाला है इन्होंने। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलारियस। देखिए ये जो है महान व्यक्ति, इन्होंने इसको बांटा, तभी आप सभी लोग पढ़ने में इजी बना, वरना तो हम लोग तो मूर्ख थे, ठीक है। सबसे पहले हम सभी लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में भी कुछ टॉपिक्स को बांट दिया है इन्होंने, ठीक है। पहले हम सभी लोग टॉपिक्स वाइज चलते हैं। नंबर 1 टॉपिक, प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। जो पहले भारतीय इतिहास के स्रोत थे उनको पढ़ेंगे हम सभी लोग। तो उनको पढ़ने के लिए हम सभी लोग के पास 4 मुख्यतः स्रोत हैं। जिनमें एक पहला है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण व पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, इनको पढ़ो तो पता चलता है कि भारत का इतिहास कैसा क्या था।
दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, जैसे ऐतिहासिक ग्रंथों में हम सभी लोग समझते हैं बहुत सारे ग्रंथ हैं हो गए हैं जो मतलब धर्म ग्रंथ से रिलेटेड नहीं है, उनको ऐतिहासिक ग्रंथ बोला जा रहा है। ठीक है। विदेशियों का विवरण, जो विदेशियों के पास ज़्यादा पैसा था, वो इधर उधर घूमते रहते थे, उन्होंने जो विवरण दिया उसके आधार पर हम सभी लोग बांटे हुए हैं। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जैसे सिंधु सभ्यता घाटी, इन सब से जो कुछ साक्ष्य निकले हुए हैं कि आदि मानव कैसे रहते थे, ये सब पुरातत्व में आएगा। ठीक है। अब हम सभी लोग पढ़ेंगे पहले धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ, ये वाला उठाया है। ठीक है। इसी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं हम लोग। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद व्यास को वेदों का जनक माना जाता है। वेद वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वसुदैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों का नित्य तथा अपौरुषेय मानती है। अपौरुषेय का मतलब होता है जो इंसानों द्वारा रचित ना हो। ठीक है। इसको इंसानों ने नहीं लिखा है वेदों को। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। इन चारों को जो मिला के बोलेंगे संहिता बोल देंगे सिंपल भाषा में। संहिता अगर पूछा जाए तो आपसे लोग 4 वेद बताने हैं और 4 वेदों के नाम बता देना है। क्या नाम बताने हैं? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। सबसे पहले हम सभी लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद के बारे में, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इतनी हार्ड लाइन दे रखी है ना भाई कि पेपर देखते ही आदमी बौखला जाए। इसका मतलब बस सिंपल सा है कि देवताओं की पूजा पाठ जो करने से रिलेटेड जो वेद था कि देवताओं की पूजा कैसे करनी है, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। ये सिंपल भाषा में बता दिया है। अब सिंपल भाषा में अगर पेपर में आ जाएगा भाई तो सब कर ले जाएंगे, इसीलिए इस तरीके से भाषा लिखते हैं सब किताब में। और ऐसे ही पेपर में भी आएगा। ये मत समझना कि हमने जो बता दिया देवताओं की पूजा, ये नहीं आएगा, यही आएगा। इसको इस लाइन को रट के रखो। इसमें 10 मंडल इम्पोर्टेंट चीज़ है। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1028 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। 10 मंडल 400 सॉरी 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ। 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ। ठीक है, याद होंगी आप सभी लोगों को भी, मुझे भी और आप सभी लोगों को भी। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। जो वेद के ऋचाओं को, मंत्र को पढ़ते थे ना, उन ऋषियों को होर्त कहते थे। ठीक है। ऋचाओं का मतलब मंत्र मंत्र होता है। देख रहे हो भाई, इतनी कठिन कठिन भाषाएं हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी, वही चीज़ बता दिया ना मैंने जो अभी ऊपर बताया वही। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे, ये विश्वामित्र अब फांद पड़े हैं, वेद व्यास का समापन हो चुका है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र आप सभी लोग जानते होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः वाला, वही है। इन्होंने मतलब समर्पित किया है विश्वामित्र ने। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। देखिए 10 मंडल हैं, ये 10 मंडल नहीं पढ़ाएंगे। जो पेपर में आएगा उन मंडलों के बारे में पढ़ाएंगे। और आपको 10 मंडल नहीं पढ़ना है कि पूरी ऋग्वेद लेके बैठ गए हैं, पढ़ने लगे हैं। पूरी ऋग्वेद नहीं पढ़नी है भाई, बस पेपर में जो आएगा वो पढ़ना है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा 10वां मंडल है। आपसे पूछेगा ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है, तो वो है 10वां। इसमें नदी स्तुति सूक्त, नदियों की प्रशंसा, पुरुष सूक्त, वैदिक समाजशास्त्र, नासदीय सूक्त, ब्रह्मांड के सृजन से संबंधित विभिन्न अनुमान, सूर्य सूक्त, विवाह श्लोक आदि सम्मिलित हैं। अब आप सभी लोगों को यहाँ पर नदी स्तुति, पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, सूर्य सूक्त, ये चारों चीज़ें रट लेनी हैं, यही आएगा पेपर में। चतुस्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों। मुख से कौन हुए हैं? ब्राह्मण।
भुजाओं से कौन हुए? क्षत्रिय। वैश्य से कौन हुए? वैश्य कौन कहाँ से हुए? जांघों से। चरण से कौन हुए? शूद्र। ये ब्रह्मा जी के चरणों और इन सब से हुए पैदा। नोट: धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य, जिसका वध नहीं किया जाता है। अधन्य का मतलब होता है जिसका वध नहीं किया जाता। शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य कौन है? गाय है। इसका वर्णन कहाँ है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख तो है किंतु आत्मा का नहीं। हाँ, अब ये मैंने जो छोड़ा था ना ईसा पूर्व एवं ईसवी, ये क्या चीज़ था? वहाँ शुरू में मैंने बताया था कि मैं बाद में बताऊंगा। तो ये लीजिए, आ गया टॉपिक। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है। जो आप सभी लोग तारीख देखते हो ना, जिस कैलेंडर में आप सभी लोग घर में टंगा होगा कैलेंडर, उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर या ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, इनमें से कुछ भी बोला जा सकता है। ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट कहा जाता है। जो ईसा मसीह जन्मे नहीं थे उसके पहले के समय को ना ईसा पूर्व कहा जाता है। ये ईसा मसीह जो है, इनको दिमाग में लेके चलना है। इनको ये ईसा पूर्व से रिलेट कर देना है, संबंध स्थापित कर देना है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ, मृत्यु 400। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा यार ये पहले पैदा हो गए बाद में मर गए, बाद में पैदा हुए पहले मर गए, ये क्या चक्कर है? मैं आपको बताता हूँ। आज चल रहा है 2026। ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति होता है पैदा 2022 में, ठीक है, और मरता है 2026 में। ठीक है। 2024 में पैदा हुआ है, 2026 में। तो ये बोलेंगे ना 2024 वर्ष मतलब 4 वर्ष पूर्व पैदा हुआ और 2 वर्ष पूर्व खत्म हुआ। सॉरी यार, कुछ और समझाना चाहता था। इसको 2022 कर लो, इसको 2024 कर लो। हाँ, आज 2026 चल रहा है। 2026 से 4 वर्ष पूर्व पैदा हुआ था, 2 वर्ष पूर्व मर गया। तो 4 वर्ष पूर्व पहले पैदा हुआ ना, तो 2 वर्ष पहले मरेगा। अब ये थोड़ी कहेंगे कि 4 वर्ष पहले पैदा हुआ है और 2 वर्ष पहले मरा है। हाँ, यही यही कहेंगे। सॉरी, 4 वर्ष पहले मरा नहीं, मर गया है, ये नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसीलिए कम उसमें ये देखिए यहाँ पर भी कम दिख रहा है ना, 2022 कम है, फिर 2026 2024 उससे बड़ा हो गया। तो वैसे ही 563 में पैदा हुए हैं, 483 में मर गए हैं। यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह के 483 वर्ष पूर्व। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ईसवी लिखा जाता है। ईसवी को लैटिन भाषा शब्द में एडी भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अब ये आपको समझ आ गया होगा। ईसा पूर्व पहले दर्शाने के लिए बहुत सारी ऐसी तिथियां लिखी होंगी जो ईसा मसीह के पूर्व दर्शाने के लिए लिखी गई होंगी, जैसे 483 ईसा पूर्व। लेकिन अभी के टाइम में 2007 ईस्वी, 2010 ईस्वी ये बोला जाता है। ठीक है। तो आप सभी लोगों को डाउट क्लियर होगा कि ये क्या है और ये ईस्वी क्या है, ये क्लियर हो चुका है। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है। अब मैं इसको पहले पूरा पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर मैं समझाता हूँ। विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत की स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को का सरोकार इस शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये जो स्मिथ भैया थे, इन्होंने बताया कि भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 में तैयार कर दिया और एक पुस्तक है उसका 1/3 भाग
उसमें क्या लिखा है इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ सिकंदर के बारे में, 1/3 भाग में। 1/3 भाग मान लो, ये 3 हिस्सा इसका, 1/3 इतना हिस्से में सिर्फ सिकंदर के बारे में लिख दिया है, ठीक है इन्होंने। और इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा इन्होंने, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी, ये जो ब्रिटिश शासन बाद में लागू हुआ ना, पहले तो ये स्वेच्छाकारी देश था, ये इन्होंने बताया है इसमें इतने। वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद जो प्राचीनतम स्रोत है ये वामनावतार के 3 पगों के आख्यान का है, ठीक है। वामन अवतार है क्या? वामन अवतार भगवान वामन श्री हरि के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। नारायण जी के जो पहले मानव रूप थे वो वामन अवतार थे। उनके पिता कश्यप ऋषि और माता अदिति थी। वे बौने ब्राह्मण के रूप में जन्मे थे। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना था। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि पहले कितना ये देवता आपस में लड़ते थे, देवता और राक्षस लड़ते थे। फिर भगवान को टीवी सीरियल में देखा होगा, भगवान को अवतार लेके जाना पड़ता था, तो ये वही अवतार है। नारायण जी ने पहला मानव रूप लिया, जिनके पिता ऋषि कश्यप ऋषि और माता अदिति और पौने ब्राह्मण। भागवत पुराण के अनुसार वामन अवतार का उद्देश्य भगवान विष्णु द्वारा इंद्र को पुनः स्वर्गलोक पर अधिकार दिलाना। वामन भगवान का दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से, ये वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। यह आप सभी लोगों को याद रख लेना है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं मतलब मंत्र की रचना की गई है ऋग्वेद में, ठीक है। ये 250 इंद्र जी के लिए और अग्नि के लिए 200। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ये है रटने वाली चीज़, इसमें मैं क्या समझाऊँ। नोट में पढ़ लेंगे। यूनेस्को ने पुणे के भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में संरक्षित ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को वर्ष 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया। देख रहे हो ना, यूनेस्को ने इसको शामिल किया है भाई ऋग्वेद को। अब ऋग्वेद यहाँ पर होता है समाप्त, और आगे आएगा तो पढ़ेंगे। अब यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अर्धवयु कहते हैं। उसे होर्त कहते थे, इसे अर्धवयु कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। सॉरी, थोड़ा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था, इसीलिए कैमरा का फ्लैश ऑफ हो गया था। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। जो बलि के समय मंत्र पढ़े जाते हैं उनका संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अधर्वयु कहते हैं, उसको होर्त कहते थे और इसको अधर्वयु। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में नियमों और विधि विधानों का संकलन मतलब ये यज्ञ के नियम वगैरह, विधि विधान और ये सब बलिदान का कैसे होगा, और गद्य एवं पद्य दोनों में इसका शामिल है, ठीक है। और साम वेद पढ़ते हैं अब। साम का अर्थ, शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रार्थ कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 18 से 10 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। देखिए, यजुर्वेद और सामवेद को इसलिए इन्होंने इतना कम लिखा है क्योंकि इसमें किसी भी ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिला है, ठीक है। अब अथर्ववेद पढ़ेंगे जो कि लास्ट वेद है। 3 वेद हो चुके हैं, ये चौथा और लास्ट वेद है। अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में
कुल 20 कांड, 36 प्रपाठक, 731 सूक्त और लगभग 5987 मंत्र हैं। इसे ब्रह्मा नामक ऋषि से दृष्ट मंत्रों का संकलन तथा यज्ञ कर्म एवं ब्रह्मात्म प्रतिपादन अथवा क्या लिखा है अथर्वणगिरस वेद, ऋषि अंगिरस, दूसरे दृष्टा विश्ववेद, औषधियों का भरपूर उल्लेख और क्षेत्रवेद, स्वराज्य रक्षा के लिए राजकर्म से संबंधित बहुत से सूक्त जैसे नामों से भी जाना जाता है। मैं इसीलिए वर्ड नहीं पढ़ पा रहा हूँ क्योंकि ये 12, 12:30, 1 बज चुका है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरी आंखें बिल्कुल नींद चाहती हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा काम करके थक चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि यह मेरा पेपर भी है, तो इसीलिए पहले ही थोड़ा वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। अर्थवेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के सभी अंगों का वर्णन है। धर्म का, अर्थ का, काम और मोक्ष। धर्म मतलब वही सब हिंदू मुसलमान ये सब नहीं, धर्म का मतलब एक अलग चीज़ है। ठीक है। अर्थ का मतलब धन, पैसा से मतलब है। काम का मतलब कार्य, जो काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो उससे। मोक्ष का मतलब मरने के बाद जो अ, आत्मा है वो पुनः दूसरे किसी योनि में ना जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। ठीक है। इन सभी अंगों का वर्णन अर्थवेद में है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, जो अर्थवेद के 12वें कांड में क्या है? पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधि। पृथ्वी सूक्त में राष्ट्रीय भावना का उल्लेख मिलता है। राष्ट्रीय भावना का उल्लेख पूछा जाए तो पृथ्वी सूक्त में मिलता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्राणगीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। देख रहे हो ना, जादू टोना अगर सीखना हो तो अर्थवेद पढ़ लो भाई, और अपनी वाली को अपना बना लो। ठीक है। इसमें लगभग सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है। लगभग देखते हो आप सभी लोग, राजा का चुनाव की भी जानकारी, किसान खेती का भी, श्राप कैसे दिया जाता है उसका भी, राजभक्ति कैसे की जाती है, लगभग सब चीज़ें इसमें दे दी हैं। ठीक है। जो बची थी, जो आम जनता, आम नागरिक करते हैं, वो सब इसमें दी हुई हैं अर्थवेद में। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और जो समिति लगती थी उनको प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। ठीक है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं, जो वैदिक अध्ययन और शाखाओं से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। मध्यान्ह और काण्व शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कड़िशठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय या तल्वकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की 9 शाखाएं थी, जिन्हें नाम पैपलाद, इतौद, मौद, शौनक, जाजल, जलद, ब्रह्मावद, देवद्रस एवं चारणवैद है। इन शाखाओं में शौनक संहिता पूर्ण रूप से उपलब्ध है। पैपलाद संहिता अभी अपूर्ण रूप से उपलब्ध है। इसमें अतिरिक्त अन्य शाखाओं का कोई भी, ये जो दोस्तों देख रहे हो, ये 9 इसके अंग दिए हुए हैं, शाखाएं दिए हुए हैं। इसमें पैपलाद आधी है और शौनक जो है वो पूरी है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है, उनकी अभी उपलब्ध हुई नहीं है। ठीक है। नोट: सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अर्थवेद है। सबसे पुराना जो है ऋग्वेद है और जो सबसे नया है वो अर्थवेद है। अब हम पढ़ेंगे ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद के बारे में। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है।
ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं जिसे सारणी में दिए गए। ये ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं सभी वेदों के, ठीक है। ऋग्वेद के ऐत्रेय एवं कौशिकी हैं, यजुर्वेद के तैत्तिरीय व शतपथ हैं, सामवेद के पंचविश हैं। ये शतपथ आप सभी लोगों ने शुरू में शायद पढ़ा है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। सामवेद, पंचविश, अथर्ववेद, गोपपथ। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व, ये परीक्षित और बिंबिसार एक इंसान है, इनके पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐत्रेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गंधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है शतपथ में। और वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद के बाद जो ब्राह्मणों का स्थान है वो शतपथ स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्म की व्याख्या की गई है। जो ये उपनिषद है, इसमें 13 को मूलभूत उपनिषदों में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार हैं, शरीर है, ब्रह्मांड है, आत्मकथा है, ये सब रखा गया है, ठीक है। आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा, देख रहे हो ना, पुरुष का तीसरा मुख्य दोस्त। पुरुषों बचे रहो स्त्रियों से, शराब से, जुआ से, इन तीनों से। तीनों खतरनाक है भाई। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किसे गया है? ब्राह्मणों की पत्नियों को, ठीक है, शतपथ में। जाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। सबसे पुरानी जो है मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। जो मनुस्मृति मानक ग्रंथ है वो शुंग काल का है, ठीक है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह स्मृति विशुद्ध रूप से न्याय संबंधी ग्रंथ है। न्याय के लिए दोस्तों, जैसे आज के न्याय के लिए जज वगैरह है, वैसे ये मनुस्मृति पहले के ज़माने के लिए न्याय ग्रंथि थी। इसी के थ्रू सबको सज़ा मिलती थी, कोई भी व्यक्ति हो। इसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक हैं। इसमें समाज में होने वाले विवादों, ऋण, व्यापार, संपत्ति, उत्तराधिकार, विवाह, अपराध, दंड आदि से संबंधित नियमों और निपटारे, ये सब मनुस्मृति की बात हो रही है, ठीक है। 18 प्रकरण किसमें है? मनुस्मृति में। 1028 श्लोक किसमें है? मनुस्मृति में। ये सब जो है वर्णन, ये सब मनुस्मृति में है। अब हम पढ़ेंगे वेदांग एवं सूत्र। वेदों की भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। वेदों को भली भांति समझने के लिए दोस्तों यहाँ पर 6 वेदांग और अलग से है। जैसे शिक्षा 1, कल्प 2, निरुक्त 3, व्याकरण 4, छंद 5, ज्योतिष 6। इनका निर्माण किया गया, 6 वेदांगों का निर्माण किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य का अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को संक्षिप्त रूप से संरक्षित करना, ताकि उसे आसानी से याद किया जा सके। कल्पसूत्र वेदांगों में कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के स्रोत सूत्र, ये जो 4 प्रकार से हैं, ये कल्पसूत्र वेदांगों के कल्प नामक अंग से संबंधित ग्रंथ है, ठीक है। स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शूल्व सूत्र। प्रमुख सूत्रकार हैं गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ, सांख्यायन, अश्वलायन, जैमिनी तो आप सभी लोग जानते होंगे, गूगल का फीचर। पाणिनि, ये सब सूत्रकार हैं, ठीक है। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। ये सूत्रकार में सबसे पुराना माना गया है।
अब पढ़ेंगे हम पुराण को। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इसमें रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इनकी संख्या 18 है, जिनमें से केवल 5 मत्स्य, वायु, विष्णु और ब्राह्मण एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ये पुराण है, उनसे संबंधित वंश है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश संबंधित है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन है। वायु पुराण से गुप्त वंश है संबंधित। अधिकतर जो पुराण है दोस्तों वो संस्कृत श्लोक में लिखे हैं, ठीक है। और स्त्रियों और शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। वे भी पुराण सुन सकते हैं किंतु पढ़ नहीं सकते हैं। पुराण पढ़ेगा कौन? पुजारी पढ़ेंगे जो मंदिरों में पूजा करते थे। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं ये दोस्तों जो ये प्राचीन वाला सीन जो लिखा दिख रहा है ना कि ये प्राचीन है, वेदों में वो प्राचीन है, पुराणों में वो प्राचीन है, वेदांगों में वो प्राचीन है। तो जैसे वेदांगों में ये आप सभी लोगों ने पढ़ा, सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन, ये इम्पोर्टेंट है। इसको आप सभी लोग शॉर्ट नोट्स में ज़रूर लिख लेना, ठीक है, या फिर साइड में नोट कर लेना। उपनिषदों की रचना पुराणों से भी पहले हुई थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, इसको हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं यहाँ पर से। अब हम विदेशी यात्रियों की तरफ बढ़ेंगे। जो विदेशी यात्री थे उन्होंने क्या क्या बताया जिससे भारत का इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। यूनानी रोमन लेखक टेसियस, यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। मतलब इसने कुछ ज़्यादा ही भाई आश्चर्यजनक कहानियाँ बना दी टेसियस ने, जो कि भाई विश्वास ही करने लायक नहीं थी, लेकिन बनाई कुछ तो बनाई, तो पढ़ना तो पड़ेगा। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसे अपने पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध का वर्णन किया गया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। इसे बस इतना याद कर लो, इतिहास का पिता और पुस्तक इसकी हिस्टोरिका। सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में नेरियाकस, आने सिक्रटस तथा आरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। ये इसी ने हेरोडोटस ने बताया है, तभी थोड़ा इसके बारे में चर्चा हो रही है। अब आएंगे चौथे नंबर पे मेगास्थनीज। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के राजदरबार में आया था। देखिए ये मेगास्थनीज जो राजदूत था ये पूछा जा सकता है आपसे। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और किसके राज दरबार में आया? चंद्रगुप्त के राज दरबार में आया। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डाइमेकस, यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। डायोनीसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी, इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। उसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी थी। ये जो 9 लेखक आप सभी लोगों को मैंने पढ़ाया है, ये आप सभी लोगों के यूनानी रोमन लेखक थे। अब हम बी मतलब चीनी लेखक के, ये चीनी लेखक भारत के इतिहास के बारे में क्या कहते हैं वो पढ़ेंगे। चीनी लेखक में फाहियान, या चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। ये फाहियान के बारे में बात हो गई। अब संयोग की बात करेंगे। यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्ष की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की।
नंबर 3 पर है हेनसांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह अब ये यहाँ पर ये देखिए, हेनसांग के 629 में आया, प्रस्थापन किया, 15 वर्ष ठहरा, 645 में चीन लौटा। अब इसमें मैं कुछ समझा नहीं पाऊंगा आपको कि चीन कैसे गया, घोड़े गाड़ी से गया कि ट्रेन से गया, उस समय ट्रेन थी कि नहीं थी, ये हम नहीं समझा पाएंगे। हम आपको वही चीज़ समझा पाएंगे जो समझाने लायक होंगी। ये रटने वाली चीज़ है, इनको तो रटना ही पड़ेगा। अब कितने वर्ष रुका? 15 वर्ष रुका। अब इसमें मैं क्या ही समझाऊँ? 15 वर्ष 1 2 3 गिनती पढ़ के सुनाऊँ या क्या करूँ? कुछ भी तरीका नहीं है भाई इनको समझने का, इनको रटना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ते जा रहा हूँ। ये मत समझना कि मैं भाई समझा नहीं रहा हूँ, बस हाँ बोलते जा रहा हूँ। जहाँ समझाने लायक है वहाँ समझाऊंगा ना। सब लेके बैठ जाऊँ बोरिया बिस्तरा समझाने बैठ जाऊँ। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। 138 देशों का विवरण किसमें मिलता है? सियुकी नाम से प्रसिद्ध है उसी में। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार सिंध का जो राजा था वो शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। अब नोट वाला पढ़ेंगे। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शैलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। चौथा नंबर, ये भी चीनी लेखक है, इत्सिंग। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब हम सभी लोग यूनानी रोमन लेखक पढ़ चुके, चीनी लेखक पढ़ चुके, अब अरबी लेखक भी पढ़ लेते हैं। इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या इतिहास बताया है। नंबर 1, अलबरूनी। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी ख्वारिज्म या खिव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इधर देख रहे हो, अलबरूनी जो है ये किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। इसकी किताब कौन सी है? किताब उल हिंद, तहकीक ए हिंद। आज भी इतिहासकारों के लिए यह महत्वपूर्ण किताब हैं दोनों। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार-तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। ये जो किताबें हैं इनको 80 अध्यायों में विभाजित किया गया है और इसके रचयिता हैं अलबरूनी। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। नंबर 2, इब्न बतूता। ये सब जो लेखक हैं दोस्तों, आप सभी लोगों को जब मैं पढ़ाऊँगा आगे तब इनका अध्ययन भी आपको करने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अभी कर रहे हो तो आगे ये सब आगे नाम मिलेंगे, देखना। जब ये सब नाम मिलेंगे तब मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। अब हम जो डी लास्ट में अन्य लेखक बचे हुए हैं, 3 लेखक हो चुके हैं। अरबी लेखक, यूनानी रोमन लेखक और एक अरबी चीनी लेखक, 3 हो चुके हैं। और अन्य लेखक जिनका भाई कुछ पता नहीं है। तारानाथ, यह एक तिब्बती लेखक था। इसे कंग्यूर तथा तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ये कंग्यूर तंग्यूर से भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है थोड़ी बहुत। मार्को पोलो, यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। ठीक है, सभी लेखकों के भाई बारे में, मतलब जो जानकारियाँ लेखकों ने दी भारतीय इतिहास के, वो हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर
पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। जो साक्ष्य मिले हैं उनके थ्रू हम सभी लोग जानेंगे कि भारतीय इतिहास के बारे में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर री एच। अब इसमें आप सभी लोगों को ये रटना है, पुरातत्व का पितामह किसे कहते हैं, सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है, इसीलिए मैं ऐसे पढ़ के चल देता हूँ आगे। अलेक्जेंडर री, एच लोंगहर्स्ट, रॉबर्ट सेविल, जेम्स बर्गेस, वाल्टर इलियट, ये सभी भारत के पुरातात्विक स्थलों के उत्खनन से संबंधित हैं। इन लोगों ने भट्टी, प्रोलू, घंटासला, अमरावती आदि स्थलों की खुदाई की। ये जो थे इन्होंने इतनी खुदाइयाँ की है ताकि कुछ साक्ष्य मिले भारतीय इतिहास के बारे में। 1400 ईस्वी पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र और नास्त्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म वैष्णव संप्रदाय विकसित होने का प्रमाण तक्षशिला के इंडो ग्रीक राजा अंतलिखित का राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। होलियोडोरस शुंग वंश के राजा भागभद्र के दरबार में आया था। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। अब इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, सब रटने वाला है कि हूण आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिली और सत्य प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ से मिला। एरण अभिलेख से प्राप्त हुआ। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा। रेशम मुनकर श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त हुई। ये सब रटने वाली चीज़ें हैं, इनको नहीं समझना है। जहाँ समझना है वहाँ समझो, रटने वाली चीज़ ना समझो, वरना पढ़ नहीं पाओगे 30 दिन में पूरा सिलेबस। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल बुर्जहोम से गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। यहाँ पर ये देखो, ये जो पुरास्थल है लिखा है, कहाँ गया, अभी मैंने पढ़ा, ये रहा पुरास्थल, उस स्थान जहाँ औजार, बर्तन, इमारतों के जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, उसे पुरास्थल कहते हैं। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इसी को साहित्य में कासारपण कहा गया। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यौवन शासकों ने किया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सिक्कों पर पहला लेख लिखने वाला कौन था? यवन शासक, उन्होंने लिखा। अब ये महत्वपूर्ण अभिलेख कुछ दिए हुए, अभिलेख इधर दिए हैं, उनके शासक ये। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल, जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन प्रथम, नासिक अभिलेख गौतमी, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन सेकंड, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। इसे संस्कृत में पहला लंबा लेख जारी करने का श्रेय दिया गया है। ठीक है, ये थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा है, हाँ पढ़ लो। अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र इम्पीग्राफी कहलाता है। इम्पीग्राफी अगर पूछेगा ना तो पुरालेख शास्त्र का अध्ययन, अभिलेखों का अध्ययन पुरालेख शास्त्र इम्पीग्राफी कहलाता है। इम्पीग्राफी या पुरालेख शास्त्र पूछे तो अभिलेखों का अध्ययन बोलना है। ठीक है, और इनकी तथा दूसरे पुराने दस्तावेजों की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहते हैं। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर में मुख्य पुरालेख शास्त्री के कार्यालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं जो पढ़े नहीं जा सकते। अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलने लगती है और 4वीं-5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग 9वीं-10वीं सदी में होने लगा।
मौर्य मौर्योत्तर तथा गुप्तकाल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इनस्क्रिप्टस ओनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित करके प्रकाशित किए गए हैं। समुद्रगुप्त की बीड़ा बाजती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसे संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त को क्या मिला है? संगीत प्रेमी का प्रमाण पत्र। अरिकमेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए। अरिकमेडु से, ये हम सभी लोग पुरातत्व संबंधी साक्ष्य पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं में से देख रहे हो ना, सिक्के उक्के सब प्राप्त हो रहे हैं, ये सब उन्हीं के भीतर की चीजें हैं। नोट: सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा स्वर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, माल्या स्वर्ण द्वीप, कंबोडिया, कंबोज और जावा महाद्वीप से स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे। कल हम ये प्रागैतिहासिक काल को पढ़ेंगे। पूरा पढ़ पाएंगे तो पूरा पढ़ेंगे, जितना पढ़ पाएंगे उतना पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, पूरी वीडियो देखना, नोट्स ज़रूर बना लेना इनको, और रात में सोने से पहले इन सब का रिवीजन जरूर कर लेना। जितना ये 3 पेज पढ़े, तीनों को एक बार अपने आप से खुद से पढ़ लेना है। जो समझने वाली चीज़ थी वो मैंने समझाई है, उसको बस एक बार देख लेना है, बाकी जो रटने वाली चीज़ है उसको 2-3 बार देख लेना है। ठीक है, चलिए, बाय बाय।